हमारे अर्थ से काफ़ी दूर हमारे सोलर सिस्टम के अंत में दो ऐसे सुपर जायंट्स प्लैनेट्स हैं जो कि काफ़ी सारी मिस्ट्री को होल्ड करके रखे हुए हैं, नेपच्यून और यूरेनस। और आज की वीडियो में हम इन्हीं के मिस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आज जो मिस्ट्रीज नेपच्यून और यूरेनस ने जो होल्ड करके रखी हुई है उसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से सबसे दूर जाएं तो वहाँ दो आइस जाइंट्स हैं, नेपच्यून और यूरेनस। ये ब्लू प्लैनेट्स दिखने में तो बहुत काम लगते हैं, लेकिन इसमें भयानक स्टॉर्म्स, डेलिकेट सेट्स ऑफ सर्कलिंग रिंग्स और मून्स हैं। और यहाँ के बर्फीले इलाकों के बीच बहुत सी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। नासा का वॉयेजर 2 एक इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जिसने इन दोनों प्लैनेट्स को विजिट किया है 1980 में, लेकिन ये विजिट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। लेकिन साइंटिस्ट इन दोनों प्लैनेट के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और इनके सरफेस पे कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर आपको बिलीव ही नहीं होगा। हमारे गैलेक्सी में 4 गैस जाइंट्स हैं, लेकिन इन चारों में से नेपच्यून और यूरेनस पे वाटर मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर वाटर आइस के फॉर्म में है। और न्यू स्टडीज़ के अनुसार वहाँ पे ओशन भी है आइस लेयर्स के नीचे। इतना ही नहीं, अब रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि इन ओशियन में मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में हो सकते हैं, या ये ओशियन में भी किसी डिफरेंट एलिमेंट के भी बने हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेपच्यून और यूरेनस को गैस जाइंट तो कहा जाता है, लेकिन इन्हें आइस जाइंट्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी रॉक्स और आइस के माउंटेन्स भी मौजूद हैं जो कि इन पे मौजूद गैस से काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हैं। बट कुछ स्ट्रेंज चीज़ें भी हैं जिन्हें बाद में डिस्कवर किया गया और रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं कि इनके सरफेस पे क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए। और क्या होगा अगर नेपच्यून और यूरेनस के सरफेस पे लैंड किया जाए। और आपने सुना होगा कि यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि डायमंड की बारिश भी हो सकती है। और अब कुछ रिसर्चर्स ये भी बिलीव करते हैं कि इन दोनों नेपच्यून और यूरेनस पे डायमंड के ओशियन भी हो सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इन दोनों प्लैनेट्स को एक एक करके समझते हैं कि कौन सी अमेजिंग डिस्कवरी हुई है इन पे। आपको ये मानना होगा कि यूरेनस एक सैड और लोनली वर्ल्ड है। इसका नाम यूरेनस ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम पे रखा गया है। और ये फ्रीजिंग वर्ल्ड ऐसा पहला प्लैनेट था जिसे टेलीस्कोप यूज़ करके डिस्कवर किया गया था 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा। और सन से इसकी दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है और वॉयेजर 2 इसके नज़दीक 80,000 किलोमीटर की दूरी से इसको स्टडी कर चुका है और इमेज कैप्चर कर चुका है। उस इमेज को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि ये पॉसिबल हो सकता है कि यूरेनस कुछ बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट इससे टकराया हो। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। इसी बड़े टक्कर के इम्पैक्ट के चलते ये प्लैनेट साइड से रोटेट करने लगा। इसका मतलब ये सन को ऑर्बिट कर रहा है रोलिंग बॉल की तरह, और इसे 84 अर्थ ईयर लग जाते हैं अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। यूरेनस के पास 27 मून्स हैं और ये फॉर्म हुए हो सकते हैं इन्हीं बिग कॉलिजन्स की वजह से। और इसके मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ बहुत अलग है। इसके पोलर नॉर्थ और साउथ से इसी की वजह से इसके सीजन्स में भी बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि प्लैनेट पे नॉर्थ पोल जहाँ पर सन है वहीं पे पॉइंट कर रहा है और नॉर्थ पोल पूरी तरह से डार्कनेस से घिरा हुआ है 21 साल के लिए। 2011 में टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा कि इस प्लैनेट पे कुछ स्ट्रेंज हो रहा था। एक वाइट स्पॉट दिख रहा था ब्लू क्लाउड्स के टॉप पर, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लेम किया कि ये एक जाइंट मीथेन स्टॉर्म था। इनफैक्ट कुछ स्टॉर्म्स हबल टेलीस्कोप के द्वारा भी स्पॉट किए गए हैं। इतने बड़े स्टॉर्म्स जिसका साइज यूएसए से भी ज़्यादा बड़ा था। और जो एवरेज टेम्परेचर है मीथेन में और अमोनिया क्लाउड्स में वो -192.8 डिग्री सेल्सियस है। हवाओं की रफ्तार इस प्लैनेट पर 144 किलोमीटर पर आवर की है। और सिर्फ सैटर्न ही इकलौता प्लैनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास रिंग है, बल्कि यूरेनस के पास भी 2 सेट्स ऑफ रिंग हैं इसके इक्वेटर के ठीक ऊपर। बट आइसी ट्विन नेपच्यून भी सन से काफ़ी दूरी पर मौजूद है, करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर। और इसको सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 165 ईयर लग जाते हैं।
और वॉयेजर इसके करीब 4828 किलोमीटर की दूरी से ऑब्जर्व कर चुका है, जहां ज़्यादातर आइस और रॉक्स अपीयर हो रहे थे। एंड ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसका कोर आइस और रॉक के मिक्सचर का हो, जो कि अर्थ के साइज के 1.2 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है और मास अर्थ के कंपेयर में 10 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। इसका टेम्परेचर बना है 3/4 हाइड्रोजन और 1/4 हीलियम स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन के साथ। इस प्लैनेट के ब्लूइश कलर इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन के द्वारा लाइट को बिखेरना और रेड लाइट के वेव को एब्जॉर्प्शन की वजह से है, जैसे जुपिटर का आइकॉनिक रेड आई। नेपच्यून के पास बहुत ही ह्यूज डार्क वॉर्टेक्स यानी भंवर भी है। इस एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म को ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, जो कि 11,000 किलोमीटर में है, ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर, और इसकी रफ्तार 1100 किलोमीटर पर आवर है। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उन सबसे अधिक विंड की रफ्तार नेपच्यून पे है 2000 किलोमीटर पर आवर। जो एनर्जी है स्पीड ऑफ विंड की, वो सन से नहीं आ रही है, बट इसका रीज़न इस प्लैनेट का कोर हो सकता है। इनफैक्ट नेपच्यून पे एक तरह के इंटरनल हीट सोर्स अपीयर होता है और इसकी एनर्जी सन से आ रही एनर्जी के डबल है, जबकि ये यूरेनस के कंपेयर में सन से ज़्यादा दूरी पर है और तब भी यूरेनस से ज़्यादा वार्म है। इसका कारण है जो हीट होल्ड करता है, जो इसके कोर से आ रही होती है। दोनों प्लैनेट्स पर अनस्टेबल और स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि स्ट्रांगली टिल्ट है अपने एक्सिस रोटेशन से और अपने फिजिकल सेंटर से ऑफसेट हैं दोनों प्लैनेट। और ये भी अपने आप में लॉन्ग मिस्ट्री है और अभी तक कोई भी श्योर नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रहे हैं। नेपच्यून का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपेयर में 27 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, वहीं यूरेनस पे अर्थ के कंपेयर में 1/3 है। और अभी 1 मिनट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि क्यों इनका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों प्लैनेट्स दिखने में बहुत ही कोल्ड हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग, इंटेंस हीट और प्रेशर हज़ारों किलोमीटर सरफेस के नीचे। हर एक प्लैनेट कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। दोनों प्लैनेट के एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन से बना हुआ है और एटमॉस्फेयर के नीचे सुपर हॉट, सुपर डेंस फ्लूइड ऑफ आइसी मटेरियल्स लाइक वाटर, मीथेन और अमोनिया, जिसने चारों तरफ से लपेटा हुआ है प्लैनेट के कोर को। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी कर रहे हैं इन दोनों प्लैनेट्स को और इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इनके सरफेस पे हो सकता है कि डायमंड की बारिश होती हो। और ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि इन आइस जाइंट्स के डीप में प्रेशर और हीट बिल्ड होते हैं तब तक जब तक कि गैसियस हाइड्रोजन कन्वर्ट न हो जाए लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन में। मीथेन जो एटमॉस्फेयर में है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और जैसे मीथेन के बॉन्ड्स होल्ड करते हैं डिसॉल्व 4 हाइड्रोजन एटम्स को, कार्बन के बचे हुए एटम्स बाइंड होते हैं एक अनदर एटम से अंडर एक्सट्रीम प्रेशर में डायमंड बनाने के लिए। नेपच्यून के कोर का टेम्परेचर 7273 केल्विन तक पहुंच जाता है और वहीं यूरेनस का कोर हीटअप हो जाता है 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट में। यस, ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ डायमंड की बारिश हो सकती हो, लेकिन यही नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ लिक्विड डायमंड ओशियन हो सकता है सरफेस के नीचे। रिसर्च चल रहे हैं डिटेल मेजरमेंट डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट पर। जब डायमंड मेल्टेड होता है तब वाटर की तरह रिएक्ट करता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग के दौरान सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। ऑब्वियसली डायमंड एक हार्ड मटेरियल है और इसे मेल्ट कराना भी काफ़ी हार्ड है और डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट को भी मेजर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब इसे हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब डायमंड चेंज होकर ग्रेफाइट में बदल जाता है। बट यहाँ डायमंड चेंज हो रहा है लिक्विड में, ग्रेफाइट में नहीं। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया डायमंड को एक्सट्रीम हीट देके लेजर्स के द्वारा। डायमंड लिक्विफाइड हो जाता है जब अर्थ के सी प्रेशर से 40 मिलियन टाइम्स ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तब, और जब प्रेशर अर्थ के सी लेवल के 11 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है तब डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बट कुछ और भी होने लगता है जिसे साइंटिस्ट तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
जो डायमंड के टुकड़े थे वे सिंक नहीं हो रहे थे, वो फ्लोट कर रहे थे लिक्विड डायमंड लेयर पे और क्रिएट करते हैं डायमंड आइसबर्ग। ये सेम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और अल्ट्रा हाई प्रेशर दोनों प्लैनेट पे होते हैं, यूरेनस और नेपच्यून दोनों पे, और ये दोनों 10% कार्बन से बना हुआ है। इसीलिए जो लार्ज अमाउंट में लिक्विड डायमंड सी है वो डिफ्लेक्ट और टिल्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को उसके अलाइनमेंट विथ रोटेशन प्लैनेट के, जो कि एक्सप्लेन कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के इस स्ट्रेंज बिहेवियर को। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इन दोनों प्लैनेट पे डायमंड की बारिश हो सकती है, और क्या इस पे लिक्विड डायमंड का बहुत बड़ा ओशन हो सकता है? इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर तो तभी मिल सकता है जब हम इन पे स्पेसक्राफ्ट लैंड करें। अभी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं नासा के स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए इन दोनों प्लैनेट पे स्टडी के लिए। ये प्लैनेट्स अर्थ से नज़दीक होने वाले हैं फ्यूचर में, और एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट तब भेजा जाएगा 2030 में, जिनसे इन्हें जुपिटर की ग्रेविटी से एडवांटेज मिल सकता है और स्लिंग शॉट कर सकते हैं स्पेसक्राफ्ट को इन दोनों आइस जायंट्स की ओर, जिससे स्पेसक्राफ्ट 2040 के मिड में पहुंच जाएगा। 2021 अप्रैल में एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी को यूज करके स्पॉट किया है कि एक्स रे यूरेनस की तरफ से आ रहा है। इसने रिवील अननोन डायमेंशन को इन कलरफुल आइस प्लैनेट्स के। इसका मतलब ये है कि एक्स रे एमिशन सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट्स पर देखा गया है, सिर्फ नेपच्यून के अलावा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 वेज हैं जिससे प्लैनेट एक्स रे प्रोड्यूस कर सकते हैं: फ्लोरोसेंस, स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज और एमिशन ऑफ ऑरोरास। यूरेनस सन से आने वाली एक्स रे को बिखेरता है और एक्स रे क्रिएट हो रहा है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के द्वारा, जो कोलाइड होते हैं रिंग से, जिससे कि एक्स रे ग्लो करते हैं। ये सेम चीज है जिसकी वजह से अर्थ पे ब्यूटीफुल और अमेजिंग ऑरोरास नजर आता है। ऐसा तो लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हम इन दोनों प्लैनेट्स के इस मिस्ट्रीज को हम समझ पाएंगे और भी डिटेल हम जान पाएंगे जब नासा अपना स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून और यूरेनस पे लैंड करेगा। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पर डायमंड्स के ओशंस हैं, लिक्विड डायमंड्स के, और यहाँ पर डायमंड की बारिश भी होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज योर आकाश signing out until we meet again.